हम सब विकिपीडिया को जानते हैं, है ना? इंटरनेट का सबसे बड़ा मालूमाती जरिया। लेकिन क्या ये बात भी पता है कि ये शुरू कैसे हुआ? एक नाकाम प्रोजेक्ट के साइड पर, तकरीबन एक हादसे की तरह। और इसकी कहानी, भाई वो तो बहुत ही दिलचस्प है। जरा तसव्वुर करें, आपने दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया बनाने का फैसला किया है, बड़े बड़े माहिरीन को इकट्ठा किया है, और पूरे 1 साल के बाद नतीजा क्या निकला? सिर्फ 12 मज़ामीन। जी हाँ, सिर्फ 12। ये कहानी है न्यूपीडिया की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतना सुस्त था कि बस ख़त्म होने ही वाला था। तो फिर सवाल ये है कि एक नाकाम होते हुए प्रोजेक्ट का एक छोटा सा भूला बिसरा साइड प्रोजेक्ट तारीख का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कैसे बन गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक इनकलाबी आइडिया था। अच्छा, दुनिया भर का इल्म एक जगह इकट्ठा करने का ख्वाब कोई नया तो है नहीं, बहुत पुराना है। कदीम लाइब्रेरियों से लेकर फ्रांस के बड़े बड़े मुफक्किरों तक सब ने ये कोशिश की। न्यूपीडिया भी इसी ख्वाब को डिजिटल दौर में पूरा करने निकला था, लेकिन उनका तरीकाकार वो बहुत पुराना और रिवायती था। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग सोचें आमने सामने थीं। एक तरफ था न्यूपीडिया, माहिरीन का कंट्रोल, बहुत सुस्त, एक एक चीज़ की जांच पड़ताल, और दूसरी तरफ था विकिपीडिया का इनकलाबी मॉडल, तेज़, सबके लिए खुला, जहाँ कोई भी आकर लिख सकता था। इससे तो बस न्यूपीडिया की मदद के लिए एक छोटे से तजर्बे के तौर पर शुरू किया गया था। किसी को क्या पता था कि ये तजर्बा अपने असल प्रोजेक्ट को ही खा जाएगा। और फिर जो हुआ वो वाकई नाकाबिले यकीन था। सिर्फ 5 दिन, 5 दिनों में ये न्यूपीडिया से अलग होकर एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बन गया। 2 महीनों के अंदर अंदर ये दूसरी ज़बानों में भी आ गया, और साल ख़त्म होने से पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स इस पर आर्टिकल लिख रहा था। ये एक धमाका था सीधा सीधा। जरा इसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं। 2003 तक 1 लाख आर्टिकल्स, फिर सिर्फ 2 साल बाद ये तादाद 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 7.5 लाख तक पहुंच गई, और आज 70 लाख से भी ज़्यादा हैं। ये सिर्फ तरक्की नहीं थी, ये इल्म का एक डिजिटल धमाका था, और इस सब के पीछे एक सादा सा आइडिया था, कोई भी तरमीम कर सकता है। लेकिन यही वो ताकत थी, कोई भी तरमीम कर सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जाहिर है, अगर कोई भी लिख सकता है तो कोई भी उसे खराब भी तो कर सकता है। और यहीं से विकिपीडिया का सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ, जिसे हम वैंडलिज्म कहते हैं। अब वैंडलिज्म का मतलब सिर्फ कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, नहीं, इसका मतलब है जानबूझकर बदनीयती से किसी पेज को खराब करना, उसमें झूठी खबरें डालना, गालियां लिखना या किसी की तौहीन करना, सब कुछ शामिल है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला था। और उस खतरे की सबसे बड़ी मिसाल जॉन सेगेंथलर का वाकया है। किसी ने उनकी विकिपीडिया पेज पर यह झूठ लिख दिया कि वो सदर कैनेडी के कत्ल में मुलव्विस थे, और ये भयानक झूठ 4 महीनों तक वहां मौजूद रहा। इस वाकये ने ना सिर्फ उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि विकिपीडिया के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया कि क्या ऐसा खुला निज़ाम वाकई काबिले भरोसा हो सकता है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं था। वैंडलिज्म की तो बहुत सी किस्में थीं। कभी किसी मशहूर शख्सियत की मौत की झूठी खबर फैला दी, कभी सियासतदानों के पेज पर गालियां लिख दी, यहां तक कि लोगों के ज़ाती पते भी पोस्ट कर दिए गए। ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। तो सवाल ये था कि जब कोई भी हमला कर सकता है तो विकिपीडिया अपना दिफा कैसे करता है? इसका जवाब किसी एक बॉस या कंट्रोल में नहीं था, बल्कि उसकी अपनी कम्युनिटी और उनके बनाए हुए उसूलों में था। और इन उसूलों में एक पॉलिसी ऐसी थी जो उसका सबसे बड़ा हथियार बनी, और ये है वो असूल, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी गैर जानिबदाराना नुक्ते नज़र। इसे NPOV भी कहते हैं। ये विकिपीडिया की सबसे अहम पॉलिसी है, जिस पर कोई समझौता नहीं होता। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये वो ढाल है जो विकिपीडिया को हर तरह के हमलों और तासुब से बचाती है। तो NPOV का मतलब ये नहीं है कि विकिपीडिया फैसला करे कि सच क्या है, नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी अहम और काबिल तस्दीक नज़रियात हैं, उन सब को मुनसिफाना तरीके से पेश किया जाए। मकसद ये बताना है कि किसी मौजू पर क्या क्या बातें कही जाती हैं, ये फैसला करना नहीं कि कौन सी बात सही है। अच्छा, तो असल में ये काम कैसे करता है? बहुत सादा उसूल हैं। अपनी राय को हकीकत बनाकर पेश ना करें, ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जिसमें कोई फैसला ना सुनाया जा रहा हो, और सबसे अहम बात, हर नज़रिए को उतनी ही अहमियत दें जितनी कि वो रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। गैर जानिबदारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर अजीबो-गरीब नज़रिए को साइंस के बराबर जगह दे दी जाए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे फॉल्स बैलेंस कहते हैं, और ये NPO पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है।
مثال کے طور پر اگر ایک طرف سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے اور دوسری طرف 2-4 لوگ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، تو دونوں کو برابر دکھانا غیر جانبداری نہیں بلکہ یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ NPOV کہتا ہے کہ ہر نظریے کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی جگہ دی جائے۔ اور NPOV اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 اور بڑے اہم اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر معلومات قابل تصدیق ہونی چاہیے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی اپنی طرف سے نئی تحقیق شامل نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں اصول مل کر ویکیپیڈیا کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو انہی اصولوں کی وجہ سے ویکیپیڈیا ایک ناممکن خواب سے ایک حقیقت بن گیا۔ یہ واقعی علم کی ایک سپر پاور ہے، لیکن ہر سپر پاور کی طرح اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں اور اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ہارورڈ یونیورسٹی جیسا بڑا ادارہ بھی یہی کہتا ہے۔ ان کی گائیڈز میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی سنجیدہ ریسرچ کر رہا ہے تو ویکیپیڈیا کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے شروع میں دیکھی، کیونکہ کوئی بھی ترمیم کر سکتا ہے تو معلومات ہمیشہ 100% ٹھیک یا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکتی۔ جان سگننتھولر والے واقعے کو یاد کریں، ایک خطرناک جھوٹ مہینوں تک وہاں موجود رہا۔ اس لیے ویکیپیڈیا کو آخری سچائی مان لینا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو پھر اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسے ایک شروعاتی گائیڈ سمجھیں۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، لیکن جب بات سنجیدہ تحقیق کی ہو تو ہمیشہ آرٹیکل کے نیچے دیے گئے حوالوں یعنی سورسز کو دیکھیں، اصل معلومات وہاں ہوتی ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ویکیپیڈیا نے ایک ناممکن خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس نے علم کی ایک ایسی طاقت ہم سب کے ہاتھوں میں دے دی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس طاقت کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ ذمہ داری یہ کہ ہم اسے عقل مندی سے استعمال کرنا سیکھیں، اور بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہم سب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں؟